क़ियादत जब जाहिलों अनपढ़ों में चली जाती है तो कौम को कमज़ोर कर देती है। तो आज की क़ियादत जाहिलों के हाथ में और क्या है। अगर कल का वाक़या जो शिमगा में हुआ, अगर इस समय आज़ाद साहब होते तो कर्नाटक में हंगामा हो गया होता। कांग्रेस के कुछ मिनिस्टरों की बात कर रहा हूँ मैं, वो मुसलमानों के ताल्लुक से अच्छी राय नहीं रखते। कई मुसलमानों के कामों को पेंडिंग किया जा रहा है आज सरकार। हमारे साथ पार्टी में नाइंसाफ़ी हो रही है। सरकार में जब कोई पोजीशन मिलता है तो काम करने के लिए होता है, एंजॉय करने के लिए नहीं होता। हमारे मुस्लिम एमएलएस को भी जो है ना दूर रखा जा रहा है ताकि ये बताए कि मैं हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं है। ये बताने की कोशिश हो रही है मैं अनडिस्प्यूटेड मुस्लिम लीडर हूँ। ऐसे बहुत आए और चले गए, लेकिन जब तक कलेक्टिव डिसीजन नहीं होगा एक आदमी से दो आदमी से कुछ होने वाला नहीं। शर्म आती है कहते हुए माइनॉरिटी कमीशन के लिए 1 लाख रुपए बजट में और उर्दू एकेडमी के लिए 1 लाख रुपए। इसका मतलब हुआ 274 रुपए में इनको साल भर चलाना है। हर दिन 274 रुपए सरकार ने दिए। समीर अहमद खान, आप तो माइनॉरिटी डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं, शर्म नहीं आई आपको 1 लाख रुपए आप सैंक्शन करते हुए, 1 लाख रुपए ग्रांट्स लेते हुए? हमारे बच्चे सड़ रहे हैं अंदर, क्योंकि इसमें कुछ भी करना नहीं है। देखिए बहुत सिंपल प्रोसीजर है इसका। हमारे वकील जाएंगे बच्चों की तरफ से बेल की एप्लीकेशन देंगे, एप्लीकेशन में बहस के लिए रखेगा जज। जब बहस होगी उस टाइम पे जज पूछेगा प्रोसिक्यूटर से यानी हुकूमत से, आपका कोई ऑब्जेक्शन नहीं? हुई है कहना कि हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं, बस इतना ही है। हमारे सारे बच्चे घर आ गए। एक वर्ड, ये हमारे कायदीन को मालूम तो हो, एक ही वर्ड कहना है कोर्ट में, बेल के लिए मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जब ऑब्जेक्शन करने वाला कोई नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? वो बेल का हकदार है। हमारा आइन इस बात की इजाजत देता है जब प्रोसिक्यूटर की तरफ से कोई ये नहीं है, ऑब्जेक्शन नहीं है, तो वो बेल का हकदार है, तो बेल मिल जाएगी। हमारे बच्चे हमारे घर आ जाएंगे। सिर्फ एक वर्ड के लिए हमारे बच्चे अंदर सड़ रहे हैं। मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इससे पहले जितने भी वकील आए, जितने भी प्रोसिक्यूटर्स आए, जितने भी पिछली सरकारों ने भेजे, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था, इसलिए हमारे बच्चे अंदर है। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रायल नहीं चल रहा है, चले ट्रायल चले, बेल पे बाहर आए, अपने घरों को तो आए बच्चे। वो इतने बड़े ये नहीं है, ये तो हमारे बच्चों को फंसाया गया है उस टाइम पे। हमारे सामने सिर्फ ये कहा था लॉ कमीशन ने, क्या आप यूसीसी चाहते हैं या नहीं? 2 ही बात थी, या तो हाँ या ना में जवाब देना। ये सरकार की तरफ से एक शोषा था, इन्होंने छोड़ा और रिएक्शन हम दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि कोई कम्युनिटी, ये सिर्फ मुसलमान नहीं, कई कम्युनिटीज इसके इसमें आते हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले इससे मुतासिर होंगे, और जो है ना गोवा स्टेट वाले मुतासिर होंगे, बंगाल वाले भी मुतासिर होंगे, हिंदू भाई भी मुतासिर होते हैं इससे, लेकिन क्रिश्चियन भाई भी मुतासिर होते हैं इससे, लेकिन किसी ने कोई जो है ना रिएक्शन नहीं दिया, सिर्फ मुसलमानों के। सालात पेपर में जो है आपकी एक रिपोर्ट शाया हुई है भद्रावती के ताल्लुक से, जिस तरह से औरत को बस में सफ़र करने के नाम पर जो है ये कहा गया कि अगर फ्री में बस में सफ़र करना चाहते हो तो पाकिस्तान को चले जाओ। मुसलमानों ने पहले ही बीजेपी की हुकूमत से तंग आकर कांग्रेस को एक उम्मीद के साथ अपना वोट दिया था कि आने वाले दिनों में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है कर्नाटक में तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को इत्मीनान रहेगा, सुकून रहेगा। लेकिन मुसलमानों पर बार बार हालात आ रहे हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो कुछ भी हुआ 2 दिन पहले जो हुआ जो एक मुस्लिम औरत शिमोगा से भद्रावती के लिए सफ़र पे निकली थी और कंडक्टर ने उसके साथ बड़ी बदतमीज़ी से पेश आया और आयल फैल उसको, उस खातून को गालियां भी दी और उसकी बड़ी बेइज्जती करी। अब सबसे पहले ये है कि कंडक्टर को बोलने का मौका कैसे मिला। कंडक्टर एक सरकारी नौकर है, उसे सिर्फ नौकरी करना है उसे,
उसने कम्युनिटीज में हेट्रेड क्रिएट किया है, दोनों कम्युनिटी के बीच में हेट्रेड क्रिएट करने की कोशिश की है उसने। और उसे अभी मेरे पास जनाब नसीर अहमद साहब का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कि भाई कंडक्टर को हमने सस्पेंड कर दिया है। देखिए, कंडक्टर को सस्पेंड करने से हमारे मसले का हल नहीं है, कंडक्टर के सस्पेंशन हमारे मसले का हल बिल्कुल भी नहीं है। हमारे मसले का हल ये है कि उस आदमी को कड़ी सी कड़ी सज़ा दी जाए। आज आपने सस्पेंड किया है, 2 महीने बाद उसको रिटेन कर देंगे आप, उसे वापस बहाल कर देंगे आप, क्योंकि सस्पेंशन का मतलब आर्जी होता है, परमानेंट नहीं होता उस। लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बाद सरकार ने क्या एक्शन लिया? सस्पेंशन खाली सिर्फ सस्पेंशन एक्शन है, ये एक्शन नहीं है। आपकी डिमांड क्या है सर? मेरी डिमांड उस आदमी को दोनों कम्युनिटीज के बीच में हेट्रेड क्रिएट करने की वजह और 376 सेक्शन आईपीसी के तहत उसको एक खातून के साथ बदतमीजी करने से सेक्सुअल हैरासमेंट का केस उस पर बुक होना चाहिए। और ये चीज़ या तो पुलिस सोमोटो करे या तो विक्टिम के पास जाए पुलिस, क्योंकि पुलिस के पास ये इत्तला है। आज वो लोग घबरा रहे हैं, बाहर निकलने से भी घबरा रहे हैं, ये माहौल पैदा कर दिया गया वहाँ उनके खिलाफ। पुलिस खुद जाए उनके पास, क्योंकि आपके पास रिपोर्ट आई है, बड़ी सारी चीज़ें वायरल हुई हैं। पुलिस खुद उसके घर जाए, उसका स्टेटमेंट ले, या कंप्लेंट फाइल करे या तो सोमेट ऑफ कंप्लेंट फाइल करे। है? जब तक आप ये नहीं करेंगे सस्पेंशन से कोई हल नहीं है। सर, हुकूमत तो कांग्रेस की है, आप भी एक सीनियर कायद हैं कांग्रेस के, तो क्यों हुकूमत इस तरह के मामले पेश आ रहे हैं सर, जबकि मुसलमानों का पूरा भरोसा है कांग्रेस पार्टी पर? देखिए, कांग्रेस अपनी जगह है, कांग्रेस में बैठे हुए कुछ हुक्मरान हैं, उनका काम होता है इन चीज़ों को करना, ये हमारा नहीं होता, क्योंकि हुकूमत के लेवल पे काम करना पड़ता है। हुकूमत में 2-2, 3-3, 2-2 वजीर बैठे हैं और कई लोग हैं, एमएलएस हैं, उन लोगों को दबाव डालना चाहिए था सरकार पे। अब ये कह दिया जाए कि भाई हमने उसको सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड करने से क्या हुआ? कुछ भी हुआ नहीं, फायदा कुछ भी नहीं हुआ है। आज इसने ये बदतमीजी की है, कल और बड़ी बदतमीजी होती है। सर, इससे पहले भी एक मामला आया था, एक कंडक्टर जो कि मुसलमान थे, उनको मजबूर किया गया था टोपी निकालने पर। वही तो उस महिला ने उस कंडक्टर की टोपी उतरवाई थी। जब टोपी उतरवाई थी तो वो हुकूमत ने उस महिला पे कोई कार्रवाई नहीं की, उसका ये नतीजा है आज। आगे चलकर अगर हम इसको दबाएंगे नहीं, इसको ये नहीं करेंगे, इस पे एक्शन नहीं होगा, तो आगे चलकर जो है ना, इससे बड़े बड़े कांड होने शुरू हो जाएंगे। कायदीन भी खामोश हैं, क्या कायदीन किसकी बात कर रहे हैं आप? जो लीडरान जीत के गए हैं, जो मुस्लिम एमएलएज हैं, 9 एमएलएज हैं, 2 मिनिस्टर्स हैं, किसी का एक स्टेटमेंट नहीं आता। देखिए, वो बात आपको एमएलए से पूछना पड़ेगा, मैं उसके बारे में मैं क्या बताऊं। अगर खामोश हैं तो ये हमारी कौम की बदकिस्मती है, मैं इतना ही कह सकता हूं। अगर उनकी खामोशी है, वो जानबूझकर खामोश हैं, तो ये हमारे कौम की बदकिस्मती है। क्या वो लायक हैं सर इस ओहदे के? जिस तरह कौम ने उन पर उम्मीदें किए हैं, जिस तरह वो अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं कौम के लिए। देखिए, उनको अपना मुंह खोलना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। ये लायक वायक की बात तो बात की है, पहले देखेंगे वो क्या करेंगे। हो सकता है वो स्टेट हेडक्वार्टर में नहीं हो सकता है बाहर हो, अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में हो। मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन मैं इतना डिमांड उन लोगों से भी करता हूं कि हुकूमत पे बराबर अपना जोर लगाए और बराबर दबाव बनाए हुकूमत पे, और हुकूमत पे दबाव बना के ऐसे आगे ऐसे हरकत कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल क्या कोई भी आदमी मुसलमानों के खिलाफ ऐसा काम ना करे, इसकी गारंटी वो हुकूमत से ले। कहीं ना कहीं मुसलमानों की कौम जो है कमज़ोर अपने आप को मान रही है सर, जिस तरह से उनकी लीडरशिप है, कहीं ना कहीं आज कौम कमज़ोर नज़र आ रही है। देखिए, क़ियादत जब जाहिलों अनपढ़ों में चले जाती है तो कौम को कमज़ोर कर देते हैं लोग। तो आज की क़ियादत जाहिलों के हाथ में है, और क्या है, दिख रहा है, नज़र आ रहा है ना। क़ियादत जाहिलों और अनपढ़ों के हाथ में है, तो क्या कौम को देंगे वो?
कौम को क्या ये बताएंगे, वो कौम को क्या मैसेज देंगे? वो जब कौम के लिए अच्छा मैसेज दें तभी तो कौम आगे बढ़ के आएगी ना। अगर आप ऊपर कमजोरी है, कमजोर लीडरशिप बैठी है ऊपर, है, तो ये भी जो है ना कमजोर हो जाएंगे ना उनको देखकर। जी, तो इस तरह की क़यादत बनाने में किसकी जिम्मेदारी है? कौन यहाँ पर जो है कसूरवार है? देखिए, मैं जिम्मेदारी ये नहीं है, क्योंकि लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया, क्योंकि कांग्रेस ने मुसलमानों को ये भरोसा दिया था कि वो सरकार बनाएंगे, सरकार में आ जाएंगे तो हमारी पूरी तरह से हिफाजत करेंगे, जानो माल की हिफाजत करेंगे, इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करेंगे, हमारे सब चीज़ों की हिफाजत करने की उन्होंने गारंटी दी थी। और मुसलमान एकजुट होके 90% के आसपास इनको वोट दे के इनको सरकार बनाया। अगर आज सरकार ढीली मुसलमानों के ताल्लुक से अगर ढीली ये करती है या मुसलमानों के ताल्लुक से ठीक से काम नहीं करती है तो आगे चुनाव आने वाले हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जी। क्या मुसलमानों की गलती थी जो ये होकर कांग्रेस को वोट दिए थे? नहीं, मैं ये नहीं समझता कि मुसलमानों ने गलती की, ये मैं नहीं कह सकता, और मैं समझता भी नहीं हूँ, क्योंकि मुसलमानों ने अक़लमंदी का काम किया, एक अच्छी सरकार बनाई। लेकिन सरकार में बैठे हुए कुछ लोगों का कहना था कि कुछ मिनिस्टर्स जो है ना मुसलमानों के ताल्लुक से अच्छी राय नहीं रखते। कौन? मुस्लिम मिनिस्टर? अभी नहीं, ये नहीं बताऊंगा मैं, अभी मुस्लिम मिनिस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ मिनिस्टरों की बात कर रहा हूँ मैं। यानी कांग्रेस के कुछ मिनिस्टरों की बात कर रहा हूँ मैं, वो मुसलमानों के ताल्लुक से अच्छी राय नहीं रखते। कई मुसलमानों के कामों को पेंडिंग किया जा रहा है आज सरकार में। कौन से? देखिए, अब बात जब आएगी तब करेंगे। अब तो मैंने एक नाम लिए बगैर मैंने कह दिया कि कुछ मिनिस्टर्स कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो मुस्लिम जो एमएलए है उनका ये रोल नहीं हो सकता कि सर इस तरह के? वही तो अब करना है। अब ये मुस्लिम एमएलए को आगे बढ़कर आना है और उनसे सवाल करना है, उनसे पूछना है, और वो जानते हैं मुस्लिम एमएलए कौन मिनिस्टर हैं जो कोऑपरेट नहीं कर रहे मुसलमानों के ताल्लुक से। नहीं, वक्त आएगा, आ जाएंगे, अभी तो शुरुआत है, महीने 1.5 महीने 2 महीने की बात हुई है, शुरुआत है। अब इन लोगों को जो है ना उस पर जो है ना इकट्ठा करना है, हम लोगों को, हम इकट्ठा करेंगे इन लोगों को, क्योंकि हमने हमारे वोटों से कांग्रेस जीती है। क्योंकि हम जो है ना कोई इनसे कोई कमिटमेंट के बगैर, कोई पैसे के बगैर, कोई इनसे कोई चीज़ का हमने ये नहीं मांग की इनसे, इसके बगैर हमने होल हार्टेडली जाके जो है ना वोट किया, वोट करके इनकी सरकार बनाई। और ये जो है ना सिद्धरामैया जी भी इस बात को कई जगह कहे हैं, डीके शिव कुमार जी भी कहे हैं, और दूसरे उजरा भी जो है ना इस बात को तस्लीम किए हैं कि भाई मुसलमानों की वजह हमारी सरकार बनी। अब जब मुसलमानों की वजह आपकी सरकार बनी तो आपका क्या दायित्व बनता है, आपका क्या जिम्मेदारी बनती है? हमारी कौम की हिफाजत करना जिम्मेदारी है। लेकिन अगर ऐसे इंसिडेंट हो जाए, हमारी माँ बहनों की बेइज्जती हो, तो ये हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे मेरी पार्टी की हुकूमत हो, हुकूमत अपनी जगह है, हम हुकूमत के लिए कौम को कुर्बान नहीं कर सकते, हम करेंगे भी नहीं ये काम। हमें सबसे पहले हमें हमारी कौम, उसके बाद पार्टी। क्या आप मानते हैं कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है? जिम्मेदारी से भागी ये बात नहीं कर रहा हूँ, जिम्मेदारी को वो निभाने की कोशिश कर रही है। यही तो कहा ना, कुछ मंत्री सिद्धरामैया जी की कैबिनेट में जो कुछ मंत्री जो है ना हमारे खिलाफ हैं, अब उनको ठीक करना सिद्धरामैया जी का भी काम है, कांग्रेस हाईकमान का भी काम है। क्योंकि जब आपको वोट की जरूरत है, मुसलमान चाहिए, जब आपकी सरकार बन गई तो मुसलमानों को किनारा कर देंगे आप। हर बार यही होता आ रहा है सर, जब वोट की जरूरत होती है तो मुसलमानों को बटोर कर एक झोली में डाल लेते हैं, जब वक्त निकल जाता है तो कोई भी मुसलमान का मसला हल नहीं होता। इसी तरह की इस इलेक्शन में भी, इलेक्शन से पहले जो मसले बताए थे मुसलमानों के, हल करने की कोशिश करेंगे, रिजर्वेशन वापस देंगे, जिस तरह के मुसलमान आज तक उन पर चर्चा नहीं हुई है। वही तो बात है ना वहाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। कायदीन जो लफ्ज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, कायदीन अगर ढंग के हों, कायदीन को मालूमात हो कौन सा काम कब करना है, उनको अगर इस बात की मालूमात है तो तब जाके जो है ना हमारे सारे मसाइल का हल निकल सकता है। ऐसे लोग हैं उनको पढ़ना लिखना ही नहीं आता तो वो क्या बताएंगे? है? कुछ ऑफिसर्स कह रहे थे कि भाई
अब उसको छोड़िएगा, वो कहने से अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि हमारी ही बेइज्जती होगी वहाँ। तो जब तक जो है ना लीडरशिप अच्छे लोगों के हाथ में नहीं जाती, हमारे मसलों का हल नहीं निकल सकता। क्या वक्त की जरूरत है कि लीडरशिप को बदलाया जाए? देखिए, ये तो बहुत प्रीमेच्योर है, अभी इस पे बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी अभी सरकार बनी है। सरकार को जो है ना एक दो झटके जब दिए हैं, अगर एमएलए सब मिलके जाके सरकार के सामने बैठे, सीएम के सामने बैठे, डिप्टी सीएम को बिठाएं और कहें हमारे ये जो है ना ये हमारे डिमांड्स हैं, आपने सरकार बनाने से पहले, वोट मांगने से पहले ये सारी चीज़ें हमारे लिए, हमें बिठा के, हमारे उलमाओं को बिठा के, हमारे लीडरों को बिठा के आपने वादे किए थे, अब इसको वादे को आप पूरा नहीं कर रहे हैं, इसको करना चाहिए। कहीं ना कहीं लीडरान जो है, मुस्लिम जो क़यादत है वो कहीं ना कहीं वादों को भूल चुकी है, इनको याद दिलाने की भी ज़रूरत है सर। नहीं, वही तो अभी तो हम लोगों को इकट्ठा करके उनसे एक बातचीत करना है, एक बार बात कराना है उनको, सबको ये कहना है कि भाई ये काम नहीं होगा, इसको जो है ना जो वादे पहले हमारे से किए गए उन वादों को पूरा करें। क्या आप मुलाकात करेंगे इन लीडरों से? बात करेंगे, हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे, बात करने में मेरे कोई हर्ज नहीं है, बात करेंगे इनसे। कहीं ना कहीं यहाँ पर उलमा इकराम का भी एक रोल होना चाहिए, इन लीडरों को एक जगह जमा कर उनको याद दिलाने की ज़रूरत है कि भाई कौम आपके साथ है, कौम आपके पीछे है, कौम की जिम्मेदारी आप पर है। देखिए, मैं आपकी बात से मैं ये नहीं करता, इसलिए कि उलमा को उनका काम करने दीजिएगा। उलमा को सियासत में खींचने की कोशिश ना करें तो बेहतर है। उलमा कौम के रहबर हैं, मज़हब के रहबर हैं, मज़हब की हिफाजत उनके हाथ में है, उनको मज़हब के काम करने दीजिएगा। जो पॉलिटिकल ये है, उनको ला के इधर गंदी पॉलिटिक्स में क्यों खींचे हमें उन्हें? नहीं सर, जब भी इलेक्शन आता तो उलमा इकराम की जानिब से ऐलानात होते हैं। ये हमारे कुछ चापलूस नेता ऐसा कर रहे थे, चापलूस हुआ है सर कर्नाटक में। वही तो मैं बोल रहा हूं, जिनका कोई ये नहीं था, बेस नहीं था, ऐसे लोग जो है ना उलमा का सपोर्ट लेके उनको सियासत में खींचने की कोशिश करे। ये हमारे लीडरों की गलती है, वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए उलमा का साथ लिए, उलमा को जो है ना बेवकूफ बनाए ये लोग। उलमा इकराम में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। अब किसी की बात के ऊपर क्या करते, जब जाके हाथ पैर पर जोड़ते हैं तो उलमा भी क्या करते, पाप बेचारे, उनको क्या ये है। लेकिन मेरे इसमें जो है ना, मेरा कहना यह है कि सियासत को मजहब से और मजहब को सियासत से कभी जोड़ना नहीं चाहिए। जी। मजहब अलग है, अपनी जगह है। जब मजहब की बात होती है तो सारे फिरके, सारे लोग मुसलमान कि वो किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखता हो, ये एक हो जाए। हम जब एक अल्लाह को मानते हैं तो हमें एक हो जाना चाहिए। जब हमारे मजहब का कोई मसला आता है तो हम सबको एक हो जाना चाहिए। मसलक अपनी जगह है, हम अपने घर में, अपने मस्जिदों में मसलक को हम ये करेंगे, लेकिन जब प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो एक होके आना चाहिए। तो इसलिए जो है ना, उलमाओं को सियासत में खींचना, उनकी मदद लेना सही बात नहीं है। जो ऑलरेडी सियासत के साथ मिलकर चल रहे हैं उलमा इकराम, जो बात, उन उलमाओं को मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको सियासत ही करनी है तो मसाजिदों को छोड़ के बाहर आ जाइएगा, दरगाहों को छोड़ के बाहर आ जाइएगा, मदरसों को छोड़ के बाहर आ जाइएगा, सियासत करिएगा। वसी मैदान है, सियासी मैदान है, सियासत करिएगा आप। अगर आप सियासत करना ही चाहते हैं, जो भी उलमा सियासी इसमें आते हैं, उनको करना चाह रहे हैं, वो आके छोड़ दें इन चीज़ों को, आ जाए सियासी मैदान में, आ जाए, वसी मैदान है, सियासत करें, कौन रोका है उनको। लेकिन मस्जिदों में सियासत मत भरिएगा, मदरसों में सियासत को मत लाइएगा। मेंबरों से ऐलानात होते हैं सर, मेंबरों से ऐलानात किए जाते हैं। क्या, किस चीज़ के दौरान? हाँ, कि वोट इस पार्टी को दें, इन लीडर को दें। देखिए, इस्लाम भी इस बात की हमें एक ताकीद करता है कि जब तुम चुनो, अच्छे लोगों को चुनो। ये पार्टी को देना वोट मस्जिदों से या मेंबरों से ये करना, ये बात गलत होती है। आप ये कह सकते हैं, यहाँ तक कि आप इस बात की ये कह सकते हैं, गवाही, देखिए किसी को चुनना, हमें इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये सीधा आदमी है, सही आदमी है, ये हमारा, ये मोहसिन हो सकता है, ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, इसकी गवाही देना। चुनाव का मतलब यही होता है, चुनने का मतलब यही होता है कि गवाही देना। गवाही, इस्लाम क्या कहता है? गवाही सच्चे और अच्छे आदमी के
हक में दीजिएगा, ये इस्लाम कहता है। तो आप किसी एक पार्टी को लेके ये करेंगे तो आप जो है ना तफरका पैदा कर रहे हैं। वोट आपका हक है, मेरा हक है, मैं जिसको चाहे उसको देता हूं वोट। ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से हटकर ये मसाजिदों में इसको नहीं करना चाहिए। पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे आप कुछ भी करिएगा, आप पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे किसी को भी वोट मांगिएगा वो पॉलिटिकल ही है, लेकिन मजहबी प्लेटफॉर्म पे ये कहना बहुत गलत है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि भाई अच्छे लोगों को चुनने के लिए आप आगे बढ़कर आइएगा, वो किसी भी पार्टी से, वो पार्टी क्यों लेंगे आप। मसाजिदों में मेंबर पे खड़ के पार्टी का नाम लेना गलत बात है। ये कहना कि भाई अच्छे लोगों को चुन के लाइए, अच्छी पार्टियों को चुन के लाइए, किसी भी पार्टी का नाम लिए बगैर, ये कहना भी सही दुरुस्त है। लेकिन फलां पार्टी को, फलां ही आदमी को, फलां को ही वोट दो बोले तो ये बात गलत है। सर, क्या आप कांग्रेस पार्टी से नाराज हैं सर? मैं क्यों नाराज होऊंगा? मैंने कहा ना सबसे पहले, पार्टी मेरे लिए सेकेंडरी है, कौम मेरे लिए प्राइमरी है। मैं पार्टी से क्यों नाराज होऊंगा? मुझे क्या जरूरत है? मुझे पार्टी से कुछ भी नहीं चाहिए, ना सरकार से मुझे कुछ चाहिए, तो नाराजगी का सवाल ही पैदा नहीं होता वहां। तो ये कौन से मसले मसाले हैं सर जो इस हुकूमत में हल होना है मुसलमानों के? देखिए, कई मसले हैं हमारे। हिजाब का मसला है, अब ये कोर्ट के सामने है, हमें वहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हिजाब के मसले में हमें सिर्फ एक अफिडेविट देना है कोर्ट को, सरकार की तरफ से एक अफिडेविट देना है कोर्ट के सामने, एक अफिडेविट देना है। रिजर्वेशन का मसला है, ये भी कोर्ट के सामने है। यहां भी जो है ना सरकार को एक अफिडेविट देना है। पिछली सरकार ने ये कहा था, हमारे पास कई ऐसे मठों से और कई जो है ना रिलीजियस लीडर्स ने कह दिया कि किसी का हक छीन के अगर आप हमें दे रहे हैं तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। कई मठों ने ये बात कही है। तो उसको कोट करते हुए इनको सिर्फ एक अफिडेविट फाइल करना है हियरिंग से 1 दिन या 2 दिन पहले कोर्ट के आगे, और कहना है कि ये सब हमारे पास ये कंप्लेंट्स आए हैं और जो है ना पिछली सरकार मुसलमानों का हक छीन कर दूसरी कम्युनिटीज़ को दी थी और वो कम्युनिटी मानने के लिए तैयार नहीं है, छीन के देने वाला हक लेने के लिए वो तैयार नहीं है। इसलिए जो है ना हम इसको विड्रा करते हैं। आज की तारीख में 4% रिजर्वेशन हमारे पास है क्योंकि उसके ऊपर स्टे है। उनको सिर्फ इतना करना है, एक अफिडेविट फाइल करना है और उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये बड़ा वावेला मचाने की भी ज़रूरत नहीं है। एक पेज का अफिडेविट उनको उनके वकील से फाइल कराना है सरकार की वजह से। इस पर हमारे लोगों को काम करना पड़ेगा, हमारे एमएलए को इस पर काम करना पड़ेगा। एक अफिडेविट आ गया तो केस विड्रा हो गया, हमारे 4% हमारे पास आ गए वापस। अफिडेविट फाइल नहीं हो रहा है सर, फिर भी वही तो हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ ना। इसीलिए मैंने कहा कि कुछ कांग्रेस के मंत्री कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, यही तो मैं कह रहा हूं। उनको सही करने की बात है। अब हो सकता है कि हमारे लोगों को लेके जो है ना हाईकमांड के पास भी जाके हमें शिकायत करना पड़ेगा इस बात की, क्योंकि हाईकमांड के लोगों ने भी जब आए यहाँ कैंपेनिंग में, उन्होंने भी हमसे वादा किया था, हमारे उलमाओं को बुला के भी उनसे वादा किया था, उलमाओं से कहे थे। अभी क्या हो गया, काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन देने की बात हुई थी, मुसलमान को बाहर कर दिया। किसी ना किसी एक मुसलमान को लाना चाहिए था ना काउंसिल में, लेकिन बाहर कर दिया। ये हमारे साथ पार्टी में नाइंसाफी हो रही है, नजरअंदाज किया जा रहा है मुसलमान। हाँ, नाइंसाफी हो रही है। नजरअंदाज की बात क्या है, नाइंसाफी हो रही है हमारे साथ। इंसाफ नहीं मिल रहा है हमें। इंसाफ इसलिए नहीं मिल रहा है कि वही जो है ना कुछ मंत्री जो है ना रोड़े अटका रहे हैं वहाँ, उसको निकालना है हमें। कैसे होगा सर, कैसे करना है? देखिए, हर चीज़ को जो है ना सोच समझ के करना पड़ेगा। जल्दबाजी में जो है ना नुकसान हो जाएगा, जल्दबाजी में करना नहीं चाहिए। यहाँ जो है ना एक वज़ीर आला से मिले, एक वफद की सूरत में जाएंगे, इन एमएलए को ले जाएंगे, एक उन पर दबाव डालेंगे। वज़ीर आला से मिलने का, सीएम से मुलाकात हुई थी, 2 बार मुलाकात हुई थी। देखिए, जब सीएम उलमा के घर आए थे, उलमा से मिलने आए, तो उस टाइम पे वज़ीर आला को बिठा के इन चीज़ों को तय करना चाहिए था, उनसे बातचीत करनी चाहिए थी। बात नहीं हुई। ये तो है ना, जल्दबाजी में लाते हैं और जल्दबाजी में ले जाते हैं, सिर्फ दिखावा होता है ये।
हमारे कुछ लीडर क्या कर रहे हैं, उनकी लीडर के खातों पर जिम्मेदारी दी गई है सारे कर्नाटक के मुसलमानों की। देखिए मैं मानते हैं इस बात? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अपने आप को बताने की कोशिश कर रहे हैं। जी, जिस लीडर की आप बात कर रहे हैं वो अपने आप को बताने की कोशिश करके सारी चीजें मेरे ऊपर हैं, सही बात। है? ये बात गलत है। किसी के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, जिसको जितनी जिम्मेदारी है उसकी उतनी ही जिम्मेदारी है, उससे बढ़कर कोई जिम्मेदारी किसी के पास भी नहीं है। जी, तो अलमा इकराम को भी 2 मौके मिले थे, एक बार सीएम खुद चलकर आए थे। सब उनको बात करना चाहिए था। आपके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। जब वजीर आला आने की बात कर रहे थे तो आपके पास एक एजेंडा होना चाहिए था। आपको वजीर आला से क्या क्या डिमांड करना चाहिए था। इससे पहले भी मैं किसी चैनल वालों को मैं बताया था कि जब 2014 में ये गए थे उस टाइम पे 50 एकड़ ज़मीन की मांग करे थे, वो आज तक पूरी नहीं हुई। मुसलमानों ने 50 एकड़, जो अमीर शरीयत थे उन्होंने 50 एकड़ ज़मीन एक बड़ा मदरसा बनाने के लिए बात किए थे। इस दफ़े गए तो 100 एकड़ ज़मीन आप मांग लेते। एक सरकार के लिए 100 एकड़ ज़मीन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है ये। सर आप ही कह रहे थे 2014 में 50 एकड़ मांगे थे, अब तक पूरा नहीं हुआ। 100 एकड़ मांगते, 100 एकड़ मांग के उसको इम्प्लीमेंट कराओ। मांग लेने से कोई ये नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट कराओ, उसे लेने की कोशिश करो, उसे लो। मेट्रो स्टेशन का नाम अरबी कॉलेज रखना हो रहा है, ये कहाँ मुनासिब? नहीं देखिए उसमें क्या था मैं बताता हूँ आपको। मेट्रो का जब नाम अरबी कॉलेज के नाम से रखने के लिए बातचीत पहले ही हुई थी, अब नहीं, ये फाइलों में दर्ज है। जब बीजेपी सरकार आई तो वो सरकार उसको नाम हटाने की कोशिश की और यहाँ तक कि हटा दिया समझो। लेकिन फिर जो है ना वो नाम वापस आ गया। अब वो कैसा आया क्या आया ये बात की बात है, लेकिन वो नाम आ गया है उस मेट्रो स्टेशन का। उसमें जो है ना दिसंबर में वहाँ काम शुरू होने जा रहा है। मेट्रो के आला लोगों से, आला अधिकारियों से मेरी बात हुई है और मैं एक दिन खुद जाके जो है ना अमीर शरीयत से भी उनकी बात कराई थी और ये तय हुआ है कि जो पहले जो नाम रखा गया था, क्योंकि उसमें थोड़ी सी ज़मीन जो है ना मदरसे की भी है, एक्वायर जो मेट्रो स्टेशन के लिए एक्वायर की है उसमें मदरसे की भी ज़मीन भी एक्वायर हुई है। और वो जब ज़मीन एक्वायर हुई थी उस टाइम पे ये कंडीशन था कि मैं अरबी कॉलेज स्टेशन रखना चाहिए और मेट्रो ने मान लिया था और सारे फाइलों में है। ये आजकल की बात नहीं है, पुरानी बात है। ये जब मेट्रो का काम शुरू होने से पहले जब ये चल रहा था, एक्विजिशन चल रहा था, उस टाइम की बात है। और जो है ना वापस जो है ना मेट्रो अरबी कॉलेज स्टेशन रखा गया है, वो हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आपका क्या पैगाम है कर्नाटक की आवाम के लिए? 2024 भी करीब है। देखिए 2024 अभी लंबा है, देखेंगे। पहले अगर ये लोग हमारी बात नहीं मानेंगे, हमारे जो मसाइल का हल नहीं निकालेंगे, तो 2024 में तो हमें सोचना ही पड़ेगा। 2024 में तो तब हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन अभी 2 महीने हुए हैं सरकार बनी। सरकार के पास डिमांड्स तो होना सर, कम्युनिटी की जानिब से डिमांड्स अगर होगी तो सरकार सोचेगी हाँ ये डिमांड्स हैं इनके पूरे करना है। अगर डिमांड्स ही नहीं हो रही है तो सरकार को कैसे ये फिक्र होगी कि ये डिमांड्स है? डिमांड्स किसको रखना है? वही जो क़ियादत है। क़ियादत किसके हाथ में है? जी, क़ियादत अनपढ़ों के हाथ में है, जाहिलों के हाथ में है। उनको मालूम ही नहीं है क्या करना है, तो डिमांड क्या रखेंगे बताइएगा? तो आप जैसे लीडर में अगर सलाह मशवरा करके कौम का अभी तो हम इसलिए इतनी देर इंतजार करें हम लोग। अब तो हम लोग तो बाहर निकलेंगे, हम अपने डिमांड लेके जाएंगे। हमारी कम्युनिटी के जो जो डिमांड है हम उसको रखेंगे। वो नहीं करेंगे तो हमें करना पड़ेगा ना। हम करेंगे इस बात की हम गारंटी देते हैं। खामोश तो बैठेंगे नहीं। खामोश बैठने के लिए सरकार नहीं बना है। सरकार में इनको पोजीशन मिल गए, खुश हो गए, बैठ गए। सरकार में जब कोई पोजीशन मिलता है तो काम करने के लिए होता है, एंजॉय करने के लिए नहीं होता। तो आजकल मनमानी करने के लिए नहीं होता। हाँ, सोच समझ कर सबसे पहले हमें यह सोचना है कि हमें अल्लाह ताला ने एक जगह दी है तो हमारी कौम के लिए क्या करना है यह सोचना है पहले। उसे लीडर कहते हैं। अजीज सेठ साहब बेबाक के एक लीडर थे, उनकी हिस्ट्री कोई बना नहीं सकता। अगर कल का वाकया जो शिमगा में हुआ, अगर इस समय अजीज सेठ साहब होते तो कर्नाटक में हंगामा हो गया होता।
अजीज सेठ साहब इतनी बेबाकी से बात करते थे कि इनको चीफ मिनिस्टर के घर जाने की जरूरत नहीं थी। चीफ मिनिस्टर इनके घर आ जाते, कई बार आए हैं जहां तक मुझे मालूम है, क्योंकि मैं अजीज सेठ साहब के साथ काम कर चुका हूं। है जो कुछ भी मैं सीखा वो मेरे उस्ताद हैं, उन्हीं से सीखा हूं मैं। क्या अगर ऐसी बात हो गई होती उनके जमाने में तो वो सरकार को अपने घर बुला लेते, वो खुद नहीं जाते थे और इस्तीफा तो फेंक के आ जाते थे। वो तुम्हारे में है किसी में दम इतना? अजीज सेठ बनने की कोशिश करो। अगर अजीज सेठ बनोगे तो कौम का भला होगा। अगर चापलूस बनोगे तो सबसे बड़ा नुकसान करने वाले आप लोग होंगे। कौम के नुकसान की जिम्मेदारी आप लोगों पर होगी। तो अगली बार कौम को भी सोचना चाहिए कि इस तरह के ढकोसले लीडर पैदा करने से देखिए, बदकिस्मती से आज मुस्लिम लीडरशिप ख़त्म हो गई और ख़त्म करने वाले भी हमारे ही लोग हैं और चाहते हैं कि मुस्लिम लीडर पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और हम एक दो जो है ना हम लीडर बने रहें। ये उनका मंशा है, लेकिन ये मंशा उनका पूरा नहीं होगा। हाँ, अगर तुम लोगों में सलाहियत होती तो हम मान लेते। तुम्हारे में वो सलाहियत नहीं है, आप अजीज सेठ साहब बन नहीं सकते। यहाँ जो है ना कलेक्टिव डिसीजन, कम्युनिटी के ताल्लुक से कलेक्टिव डिसीजन लेना तुम्हारा काम है, मनमानी करना तुम्हारा काम नहीं है। सारे एमएलएस को जमा, कौम के जितने भी ये हैं मसले हैं उसको रखो, डिस्कस करो, उसको ले जाओ, सीएम के पास बैठो, बात करो, उसको इम्प्लीमेंट कराओ एक एक करके। हमारे बहुत मसले नहीं हैं, 4-5 मसले हैं हमारे, उसका हल निकालने के लिए सालों की जरूरत नहीं है। 1-2 महीने में इनका हमारे 4-5 जो मसले हैं जो मेजर हमारे ये हैं उसका हल निकाल सकते हैं। बड़े मसले हमारे हैं ही नहीं। अरे छोटे छोटे मसले, अगर उसका भी हल आप नहीं निकालेंगे, उस पर भी आप बातचीत नहीं करेंगे, उस पर भी आप एमएलएस को अपना साथ नहीं लेंगे, क्योंकि आज जो है ना एमएलएस को भी दूर रखा जा रहा है। हमारे मुस्लिम एमएलएस को भी जो है ना दूर रखा जा रहा है ताकि ये बताए कि मैं हूं, मेरे सिवा कोई नहीं है। ये बताने की कोशिश हो रही है मैं अनडिस्प्यूटेड मुस्लिम लीडर हूं। ऐसे बहुत आए और चले गए, लेकिन जब तक कलेक्टिव डिसीजन नहीं होगा, एक आदमी से 2 आदमी से कुछ होने वाला नहीं है। जब आप सब एक हो जाएंगे, मिल जाएंगे, बात करेंगे और सरकार पर दबाव डालेंगे, तभी हमारे मसले हल होंगे। अब हाल ही में ज़मीन अहमद खान ने बड़े ज़ोरदार इसमें एक मीटिंग में कह दिया कि मेरी डिमांड जो है ना 5,000 करोड़ रुपए है। बजट में मैंने 5,000 करोड़ मांगे। आखिर में या दूसरे उनका एक ये आया, कहने लगे कि मैंने 5,000 मांगा था, लेकिन वज़ीर आला ने कहा कि कुछ जो नए ये आ गए हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन करना है, पैसे की बहुत किल्लत है, इसलिए 2,800 करोड़ रुपए हमें मिल रहे हैं। ये वज़ीर आला ने मुझे ये इस बात का वादा किया है और हमें 2,800 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। बाद में क्या हुआ? 2,001 करोड़ रुपए हमें मिले। उसमें 200 करोड़ रुपए क्रिश्चियन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और जैन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लिए 200 करोड़ उसमें से चले गए। बचे हमारे पास 1,800 करोड़। 1,800 करोड़ रुपए सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, वो माइनॉरिटीज के लिए हैं। वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, वो माइनॉरिटीज के लिए है। बड़ी बड़ी बातें करने से कोई फायदा नहीं होगा, इंप्लीमेंट करके बताओ। अगर आपने 2,800 करोड़ कहे थे तो 2,800 करोड़ क्यों नहीं मिले हमें? शर्म आती है कहते हुए। वक्फ बोर्ड के इसके लिए, माइनॉरिटी कमीशन के लिए 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया मिला है माइनॉरिटी कमीशन के लिए बजट में, और उर्दू एकेडमी के लिए 1 लाख रुपया। इसका मतलब हुआ 1-1 लाख रुपए का मतलब हुआ हर दिन 274 रुपया। 275 भी नहीं,
₹1 कम अभी भी, 274 रुपये में इनको साल भर चलाना है। हर दिन 274 रुपये सरकार ने दी है। समीर अहमद खान, आप तो माइनॉरिटी डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं, शर्म नहीं आई आपको 1 लाख रुपए आप सैंक्शन करते हुए, 1 लाख रुपए ग्रांट्स लेते हुए? बाकी का पैसा क्या करना है? अब किसी ने कहा मुझसे कि पहले का पैसा है, पहले का पैसा है तो उस पर क्यों आंख तुम्हारी? वो तो हमारे पास है, बचा के रखे हैं, आगे हम ये करेंगे उसे। पहले के पैसे के ऊपर क्यों ये कर रहे हैं? दूसरे अकादमियों को, दूसरे कमीशंस को जब आप पैसा जितना चाहे उनको जितनी मांगे उतने दे रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं मिल रहा? तो आप बैठे क्या कर रहे हैं वहां? जरूरत ही क्या है फिर आपकी? जब आप अब हमारी मांगों को पूरी नहीं करा सकते तो तुम्हें वहां रहने का भी हक नहीं है। सही बात है? तो हमारी मांगों को पहले पूरी कराओ। अब यहां 1 लाख रुपए आप दे रहे हैं उर्दू एकेडमी के लिए, हमारी बेइज्जती नहीं है ये? माइनॉरिटी कमीशन के 1 लाख रुपए, हाँ माहाना 1 लाख की बात होती तो जरा सोच सकते थे, चलो भाई कुछ तो दिया है। ये सालाना ही 1 लाख रुपया, शर्म आती है, हमें कहते हुए भी शर्म आती है। और हमारे मंत्रियों को शर्म नहीं आती है, वो सब छोड़ दिए हैं, बेशर्म है, शर्म तो आती नहीं उन लोगों को। इनको कहना चाहिए था 1 लाख में क्या होगा, हिसाब लगाना था। अब हिसाब आएगा तो लगाएंगे ना, 274 रुपए है हर दिन के, अगर हिसाब आता है तो लगाएंगे ना, जब हिसाब ही नहीं आता तो क्या लगाएंगे हिसाब? है? ये हमारी हालत होगी आज। लेकिन हमारे एमएलएस को, मैं उनसे अपील करता हूं एमएलएस को, वो जो है ना, कोई कुछ भी करे उनके सामने कौम है। कौम को जो करना है, कौम के जो डिमांड्स हैं, कौम के जो मसाइल हैं, उसके हल के लिए आप सबको एकजुट होना है। कहाँ सर 9 की तादाद में 3-4 ग्रुप्स हैं? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं ना, ग्रुप्स को आप दूर रखिएगा। अगर कौम की भलाई चाहते हो तो एकजुट हो जाइएगा। अपना जो है ना, जो डिफरेंसेस आप अपने पास रखिएगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। डिफरेंसेस को अपने तौर पे हल कर लीजिएगा, अपने इस पे ये कर लीजिएगा, अपने प्लेटफॉर्म पे उसे एड्रेस करिएगा। लेकिन जब कौम का सवाल आता है, कौम के मसाइल का सवाल आता है, कौम के कुछ देने और उसके इसका सवाल आता है, तो उस पर जो है ना ये एकजुट हो जाइएगा। अब सबसे पहले हमारा काम क्या है, जो बच्चे आज तक जेलों में बंद हैं उनको निकालना हमारा सबसे बड़ा काम है। अभी किसी एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे कहा, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता, एक बड़ा मिनिस्टर जो है ना उसके खिलाफ जा रहा है। हमारे बच्चों को बाहर निकालने में अफिडेविट फाइल नहीं कर रहे हैं ये लोग, प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे जानबूझकर। सरकार आने के बाद 2 हियरिंग हो चुके हैं। हमारा एक मिनिस्टर जो है ना इसके पीछे पड़ा है कि और फाइल को दबा के रखा है कोई एक आदमी। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? एमएलएस को जाके बैठ के पूछना चाहिए। मिनिस्टर भी हमारे वोटों से आया है, ये नहीं है कि उसने अपने इसके ऊपर बलबूते पे नहीं आया है, हमने उसे भी वोट दिया है, वोट दे के हमने उसको भी जिताया है। अगर वो इस तरह का काम करता है तो हमें हाईकमान से बात करनी पड़ेगी, फिर हाईकमान के पास जाना पड़ेगा हमें। तो आपकी तरफ से कब पहल होगी, क्या होगी? अभी बहुत जल्द बात करेंगे, इनको बिठाएंगे, बात करेंगे। एक बार एमएलए से बात हो जाए, एक बार चीफ मिनिस्टर से बात हो जाए हमारे, उसके बाद जो है ना, अगर हमारा मसले का हल नहीं निकलता है, हमारे बच्चे बाहर नहीं निकलते हैं, तो तब जो है ना हमें कोई ना कोई एक स्टैंड लेना पड़ेगा। और आप कितना टाइम देंगे और कितनी दिन तक आप नहीं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे, क्योंकि हमारे बच्चे सड़ रहे हैं अंदर। सही बात है। क्योंकि इसमें कुछ भी करना नहीं है। देखिए, बहुत सिंपल प्रोसीजर है इसका। हमारे वकील जाएंगे, बच्चों की तरफ से बेल की एप्लीकेशन देंगे, एप्लीकेशन में बहस के लिए रखेगा जज। जब बहस होगी उस टाइम पे जज पूछेगा प्रोसिक्यूटर से, यानी हुकूमत से, आपका कोई ऑब्जेक्शन है? इनको ये कहना कि हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं, बस इतना ही है, हमारे सारे बच्चे घर आ गए। एक वर्ड, ये हमारे कायदीन को मालूम तो हो, एक ही वर्ड कहना है कोर्ट में, बेल के लिए मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है।
जब ऑब्जेक्शन करने वाला कोई नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? वो बेल का हकदार है। हमारा आइन इस बात की इजाजत देता है जब प्रोसिक्यूटर की तरफ से कोई ये नहीं है, ऑब्जेक्शन नहीं है, तो वो बेल का हकदार है, तो बेल मिल जाएगी, हमारे बच्चे हमारे घर आ जाएंगे। सिर्फ एक वर्ड के लिए हमारे बच्चे अंदर सड़ रहे हैं। तो आप पहल करेंगे सर इन सारे मामलात में? इंशाअल्लाह जरूर करेंगे। मैं फिर दोबारा आपको बता रहा हूं, पार्टी अपनी जगह, कौम अपनी जगह। मेरे लिए कौम पहला, पार्टी बाद में। तो इस चीज के लिए जो है ना, एक वर्ड के लिए हमारे बच्चे अंदर फंसे हैं। सिर्फ एक ही वर्ड है, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इससे पहले जितने भी वकील आए, जितने भी प्रोसिक्यूटर्स आए, जितने भी पिछली सरकारों ने भेजे, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था, इसलिए हमारे बच्चे अंदर हैं। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रायल नहीं चल रहा है, चले, ट्रायल चले। बेल पे बाहर आए, बेल पे बाहर आए, अपने घरों को तो आए बच्चे। वो इतने बड़ी ये नहीं है, ये तो हमारे बच्चों को फंसाया गया है उस टाइम पे। हमारे बच्चे जो है ना, इसमें ये नहीं है, मासूम है, इसमें फंसाया गया है जानबूझ के। अब इनको छुड़ाना हमारे इसका काम है। सरकार ने इस बात का वादा किया था, लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ, क्योंकि वहां कुछ मंत्री जो है ना, हमारे काम होने के लिए जो है ना, रोक टोक कर रहे हैं, रोक लगाए हुए हैं। यह सरकार के लिए अच्छी ये नहीं है, ये बात नहीं है। जो आपने वादे किए उसको पूरा करो, यह हमारी सरकार से मांग है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो है ना, इन लोगों को बिठाएंगे, बात करेंगे, बात करके जो है ना, इस पे कोई ना कोई एक स्टैंड लेंगे। लेने के बाद जो है ना, हमारे बच्चों को बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रहलाद जोशी का एक बयान आया है कि हुबली का ईदगाह जो है वो मुसलमानों की नहीं, अवाम की मिल्कियत है। नहीं, प्रहलाद जोशी के कह देने से क्या हो गया भाई? फैसला क्या है सुप्रीम कोर्ट का? फैसले को मानते हैं या आपकी उनकी जुबान मानते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, हम उसके ऊपर जा रहे हैं। आप कह दें, कल मेरे घर को आके कह देंगे पब्लिक मिल्कियत है, क्या हो जाएगा? क्या स्कूल को आके कह देंगे पब्लिक मिल्कियत, पब्लिक की मिल्कियत है? ऐसा नहीं होगा। प्रहलाद जोशी का जो भी बयान है वो अपनी जगह है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है? मुसलमानों के हक में है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। किसी एक आदमी के कहने से जो है ना, वो बदल नहीं जाता, जजमेंट बदल नहीं जाता। जजमेंट आ गया है, हमारी प्रॉपर्टी हमारे पास रहेगी। जजमेंट आने के बावजूद भी इस तरह के बयानबाजी हो रही है, कहीं ना कहीं मुसलमानों को भड़काने की भी नहीं, यही तो है, हमारे लोगों को जो है यहाँ है ना, सोच समझ के काम करना पड़ेगा। जल्दबाजी हमारे लिए खतरनाक होगी, हमारे लिए मुश्किलें पैदा कर देगी। हमें जो है ना, सोच समझ के फैसला करना है। जल्दबाजी में देखिए, जब रिजर्वेशन का मसला आया, लोग ऐसा कहने लगे, हर आदमी उठ के बोल रहा है रिजर्वेशन पे। नुकसान किसका हुआ? नुकसान मुसलमानों का हुआ। अभी आए लॉ कमीशन की तरफ से जो आया, हर आदमी बोलने जा रहा है। अरे भाई, कुछ लोग हमारे दिल्ली में बैठे हैं, उन्होंने उस पर एक राय मशवरा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। उनको जो भी करना है, कहना है कॉमन सिविल कोड के बारे में, वो ये किए हैं, बिठाए हैं, कई लोगों से बातचीत हुई है, उनका ये है। लेकिन आपको कहने की क्या ज़रूरत है? हमारे सामने मसला ही क्या था? हमारे सामने सिर्फ ये कहा था लॉ कमीशन ने, क्या आप यूसीसी चाहते हैं या नहीं? दो ही बात थी, या तो हाँ या ना में जवाब देने। ये सरकार की तरफ से एक शोषा था, इन्होंने छोड़ा, और रिएक्शन हम दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि कोई कम्युनिटी, ये सिर्फ मुसलमान नहीं, कई कम्युनिटीज इसमें आते हैं। नॉर्थ ईस्ट वाले इससे मुतासिर होंगे, और जो है ना, गोवा स्टेट वाले मुतासिर होंगे, बंगाल वाले भी मुतासिर होंगे, हिंदू भाई भी मुतासिर होते हैं इससे, लेकिन क्रिश्चियन भाई भी मुतासिर होते हैं इससे। लेकिन किसी ने कोई जो है ना रिएक्शन नहीं दिया, सिर्फ मुसलमानों को बोलने की एक आदत हो गई है ना। मुझसे भी कई आपके चैनल वाले पूछे, मैंने कहा कि मैं आई एम नॉट कॉम्पिटेंट। बोला मैं आई एम नॉट कॉम्पिटेंट, इस बारे में बात करने का मेरे पास कोई मौजू ही नहीं है। जब तक मेरे सामने कोई मवाद नहीं है, मैं क्यों बात करूंगा उस पर? जब तक हमारे सामने किस चीज़ के लिए आप यूनिफॉर्मिटी चाह रहे हैं, ये तो पहले वाजिया तो करें ना। ये वाजे होने के बाद ही बात करेंगे ना। सिर्फ आपने 2 सवाल पूछे हैं,
आपको ज़रूरत है या नहीं? नहीं में जवाब दें, बात खत्म है। स्कैनर बना दिए, स्कैनर जो है ना मिसयूज हो गया। स्कैनर वो जो स्कैनर उनका बन के आया, मुसलमानों से कहा कि इसमें अपनी राय दर्ज करो, तो हमारे मुसलमान तो बहुत उसमें उनको मालूम ही नहीं था स्कैन कैसे करना है, किधर करना है, क्या करना है। जब पहले उनको एजुकेट नहीं किए, उसके बाद जो है ना उन्होंने ये किया, तो उसका इस्तेमाल गैरों ने किया, फिरकावरस पार्टियों ने उसका इस्तेमाल करके हाँ में वोट दिया उसमें। ऐसी गलतियां हमारे लोग करते हैं, क्या जरूरत है उनको करने की? जब हमारे सामने आ जाएगा, मवाद आ जाएगा, मसला आ जाएगा, उसका प्रैम्बल आ जाएगा, किस चीज में उनको यूनिफॉर्मिटी चाहिए वो हमें वाज़े कर देंगे, तब हम उसमें बात करेंगे तो शायद बेहतर रहेगा। उससे पहले जिम्मेदार उलमा इकराम सीएम से जाके मशवरा कर रहे हैं यूसीसी को, तो क्या है? देखिए, यहाँ भी मैं ये कहता हूँ कि ये उलमा नहीं किए, हमारे कायदीन ने किए थे, जबरदस्ती उलमा को लेके गए। उलमा का एक स्टेटमेंट आता है, वही तो उन पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है, वो बेचारे क्या करेंगे? जबरदस्ती उन पर थोपा जा रहा है, उनको ले जाने की, उनको जबरदस्ती ले जा रहे हैं। ये जरूरत ही नहीं थी जाने की वहां। अब कुछ उलमा जो है ना सियासी इसमें आ गए हैं और सियासत करना चाहते हैं, लेकिन उनको जो है ना चाहिए कि सियासत करना है तो कहा जाओ बाहर मैदान में, छोड़ो मसाजिदों को, छोड़ो मदरसों को, बाहर आओ मैदान में आके सियासत करो। और सियासत को मजहब के साथ इन्वॉल्व नहीं करो, सियासत को मजहब से दूर रखो, मजहब को और सियासत को मजहब से दूर रखो। दो अलग अलग फील्ड है, ये एक फील्ड नहीं है ये। तो इसलिए मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, मेरी ये गुजारिश है हमारे एमएलए से, हमारे एमएलसी से और दीगर हमारे मुस्लिम कायदीन जो हैं, जो कौम का दर्द रखते हैं, वो किसी भी पार्टी से कोई भी ताल्लुक़ रखता हो, मैं सिर्फ कांग्रेस के उलमा इससे नहीं कह रहा हूँ, किसी भी पार्टी से उसका कोई भी ताल्लुक़ है, वो सब मिलजुल के जो है ना कौम के मसाइल का हल निकालने की कोशिश करें। ये मेरी अपील सब लोगों से है।